और अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की, और ये कहानी पड़ोसी राज्य बंगाल से, जिस पर इम्पैक्ट बिहार के इस घटनाक्रम का जरूर बीजेपी कैलकुलेट कर रही हो। बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक 10 दिन पहले ईडी ने दिल्ली में ऐसा काम किया जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर बिजली की तरह गिरा। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने कल दिल्ली में आईपैक के डायरेक्टर और को फाउंडर विनेश चंदेल को गिरफ्तार कर लिया है, और उसका आफ्टर इफेक्ट आज पूरे दिन बंगाल की सियासत में दिखाई दिया। मामला कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप का है। विनेश चंदेल उसी आईपैक के डायरेक्टर हैं जो तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार करता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से लेकर टीएमसी के हर बड़े नेताओं की जुबान पर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी का मामला रहा। আমি চ্যালেঞ্জ করে বলছি, বাংলা আবার তৃণমূল দখল করবে, জোড়া ফুল দখল করবে, এটা জেনে রাখুন। The organization was known as ED. Now they have renamed themselves. Extremely desperate. 10 days before polling is not law enforcement. It is electoral sabotage. आईपैक जो संस्था, इसकी शुरुआत प्रशांत किशोर ने की थी, जिन्होंने अभी बिहार का चुनाव भी लड़ा अपनी पार्टी बनाकर जनसुराज। जब तक प्रशांत किशोर आईपैक में रहे तब तक एक बार भी छापा नहीं पड़ा। प्रशांत किशोर उससे अलग हुए, अपने दोस्तों के पार्टी अपना कार्यालय सौंप दिया, तब लगातार वो ईडी के घेरे में। कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज होता है, लेकिन लोकतंत्र की जंग यानी चुनाव में हर कदम का कोई ना कोई वजह भी होती है, और हर एक्शन की टाइमिंग का एक खास मतलब भी। और जब चुनाव से ठीक पहले पर्दे के पीछे चाल चले जाने का एहसास हो तो सियासत में हलचल तो होना तय है। बंगाल में अभी वही हो रहा है। ममता बनर्जी चुनौती दिखाई देती हैं। बीजेपी चाहे जितनी गिरफ्तारियां कर ले, हम फिर से जीतेंगे, ये ममता ने कहा है। वहीं दूसरी ओर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। अभिषेक बनर्जी लिखते हैं, बंगाल चुनावों से महज 10 दिन पहले आईपैक के को फाउंडर विनेश चंदेल की गिरफ्तारी न केवल चिंताजनक है, बल्कि ये निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत को ही हिला देती है। जब पश्चिम बंगाल को फ्री और फेयर इलेक्शन की तरफ बढ़ना चाहिए, तब इस तरह की कार्रवाई एक साफ संदेश देती है, अगर आप विपक्ष के साथ खड़े हैं तो अगला नंबर आपका भी हो सकता है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये डर दिखाना है। जब लोकतंत्र को बचाने वाली संस्थाएं ही दबाव बनाने का औजार लगने लगे तो भरोसा टूटने लगता है। एक तरफ चुनाव आयोग, दूसरी तरफ ईडी, एनआईए, सीबीआई जैसी एजेंसियां, और वो भी सबसे संवेदनशील समय पर एक्टिव। इससे माहौल निष्पक्ष नहीं, डर वाला बनता है। आपको बता दूं, आईपैक कोई साधारण कंपनी नहीं है। ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जिसकी खासियत चुनावी रणनीति बनाने की है। आईपैक ने साल 2019 से टीएमसी के साथ काम करना शुरू किया। 2021 विधानसभा चुनाव में आईपैक ने टीएमसी की पूरी चुनावी रणनीति संभाली थी, और टीएमसी उस चुनावों में बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब हुई थी। 2024 लोकसभा चुनाव में भी आईपैक ने टीएमसी को मदद की, और ममता बनर्जी की पार्टी ने बंगाल की 42 लोकसभा में से 29 सीटों पर जीत दर्ज की। 2026 विधानसभा चुनाव के लिए भी आईपैक टीएमसी के लिए चुनावी रणनीति का कामकाज इन दिनों संभाल रही है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आईपैक जैसी संस्थाएं आज की राजनीति में बहुत अहम हो चुकी हैं। ये सिर्फ पोस्टर और स्लोगन नहीं बनाती, बल्कि डेटा के आधार पर यह तय करती है कि चुनाव में कहां और कौन सा मुद्दा और किसको और कब उठाना है, किस सीट पर क्या रणनीति अपनानी है। एक तरह से आईपैक तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी इंजन की तरह है। दिल्ली में ईडी के हाथों गिरफ्तार हुए विनेश चंदेल उसी आईपैक के डायरेक्टर और को फाउंडर हैं। ऐसे में अगर चुनाव के ठीक पहले आईपैक के को फाउंडर का चेहरा जांच के दायरे में आता है तो इसका असर टीएमसी के उस पूरे चुनावी कैंपेन पर पड़ सकता है, जिससे ममता बनर्जी के साथ साथ टीएमसी के सांसद सयानी घोष जैसी स्टार कैंपेनर आगे बढ़ाती दिखाई देती है। सयानी घोष अपने अंदाज में प्रचार करते हुए अपनी नेता ममता बनर्जी के लिए। चुनाव प्रचार से याद आया, आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी बंगाल में पहली बार चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पूरे 5 साल के बाद राहुल गांधी पहली बार बंगाल में थे। आज उत्तरी दिनाजपुर में रैली की। गौर करने वाली बात यह रही कि आज उनके टारगेट पर मोदी कम ममता बनर्जी ज्यादा दिखाई दी।
दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही, क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। तो बंग जंग में जब चौतरफा मोर्चा अब खुल चुका है, लेकिन कड़ी टक्कर तो बीजेपी और टीएमसी के बीच ही देखने को मिल रही है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी सेंटर की एजेंसियों का मिसयूज कर टीएमसी की रणनीति बिगाड़ना चाहती है, तो वहीं बीजेपी ने टीएमसी को घेरने के लिए भ्रष्टाचार और घुसपैठ को मुद्दा बना के रखा। मैं कह कर जाता हूं गजोल वालों कि 4 तारीख को दीदी को टाइटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। 5 मई को बंगाल में पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है भाई बहन। तो आईपैक के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद अब यह मामला बीजेपी और टीएमसी के बीच और ज्यादा तनावग्रस्त हो गया है। अब आईपैक के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं। आईपैक का ऑफिशियल फुल फॉर्म है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी, आईपैक। लेकिन ईडी के एक्शन के बाद उसी आईपैक को लेकर एक नया फुल फॉर्म अब चर्चा में आ गया है। इस वायरल फुल फॉर्म में आईपैक का मतलब लगाया गया है इन्वेस्टिगेशन, प्रेशर एंड कंट्रोल कहा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी उतना ही सच है कि जांच एजेंसियां अपने कानून और प्रक्रिया के तहत काम करती हैं, उसके एक्शन का अपना एक समय और तर्क होता है। आईपैक के खिलाफ ईडी की हालिया इन्वेस्टिगेशन का केस कोई नया नहीं है। सीबीआई ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। उसी एफआईआर के आधार पर यह जांच अब चल रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल के आसनसोल में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की खदानों से करोड़ों रुपए की कोयला चोरी और तस्करी का आरोप लगाया गया है। पूरा मामला 2742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आईपैक तक पैसा ट्रांसफर हुआ। इसी केस की जांच को आगे बढ़ाते हुए गुजरी 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में आईपैक और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापा मारा था। आपको याद होगा, हमने वो खबर दिखाई भी थी और उस वक्त ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंच गई थी ईडी के कामकाज को रोकने के लिए। यह भी इल्जाम लगा। ममता वहां कुछ देर तक रुकी रही और जब बाहर निकली उस घर से तो उनके हाथ में एक फाइल दिखाई दी, एक फोल्डर दिखाई दिया हरे रंग का। इसके बाद वे आईपैक के ऑफिस भी गई थी और आरोप लगाए थे कि गृह मंत्री अमित शाह टीएमसी के दस्तावेज उठवा के ले जाना चाहते हैं। वहीं कल आईपैक के विनेश चंदेल की गिरफ्तारी के बाद ईडी की तरफ से कोर्ट में रिमांड कॉपी पेश की गई है, जिसमें ईडी ने दावा किया है कि आईपैक सिर्फ पॉलिटिकल कंसल्टेंसी नहीं कर रही थी, बल्कि पैसे को घुमाकर काला से सफेद बनाने के काम भी चल रहा था। पैसे को 2 हिस्सों में लिया जाता था। करीब 50% हिस्सा चेक में ऑनलाइन के जरिए और बाकी का कैश लिया जाता था, ताकि पूरा पैसा रिकॉर्ड में न आने पाए। ईडी का दावा है कि कैश ट्रांसफर के लिए हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल होता था, ताकि पैसे का असली सोर्स छिपाया जा सके। यही वजह है कि आईपैक के विनेश चंदेल की गिरफ्तारी को 2 अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन सही और कौन गलत है, सवाल यह कि बंगाल के चुनावी राजनीति का गणित क्या कहता है। हम सब जानते हैं कि किसी भी बड़े मुकाबले में जीतने के लिए विरोधी की ताकत को कमजोर करना एक क्लासिक रणनीति होती है। सेना की भाषा से इसे कमजोर नस को दबाना कह सकते हैं। वैसे भी राजनीति में वक्त ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। इस जंग में कौन किसकी कमजोर नस को दबा रहा है, यह फैसला बंगाल की जनता को करना है, जिसके नतीजे हम और आप 4 मई को देखेंगे।